टेस्ट दिया आप लोगों ने भी टेस्ट दिया? कैसा रहा? ठीक हो गया? हल्का ही था पेपर, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था। ठीक है, बट बन गए क्वेश्चन ठीक ठाक? बन गए? कितने? पूरे 100? 80? 60? 60-70 के आसपास हुए? 80 के आसपास हुए? चलिए ठीक है, चेक करेंगे 85 के बाद, फिर चेक करने में कितने बनते हैं ना, वो भी खेल है। हाँ, अटेम्प्ट तो आपने सारे कर दिए हों। बढ़िया। चलिए, दो तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं। या आप लैपटॉप देख रहे होंगे, दो लैपटॉप आ गए। बड़ी सरदर्दी थी तो एक ही लैपटॉप। नहीं यार, गरीबी आया, तुम नया लैपटॉप की बात कर रही यार। ये मेरे पास रखा हुआ था, यूजलेस चीज़ पड़ी हुई थी तो फिर यूटिलाइज हो गई। इसकी ज़रूरत, एक पुराना लैपटॉप था ये, बट इसका एक्चुअली देखो क्या होता है, ओरिजिनल था ये डेल का। और पुराने जो चीज़ें बहुत जेन्युइन होती हैं, तो अभी ये सूट उसी में हो रहा है। क्योंकि सरदर्दी नहीं, अपडेट वाला चक्कर बता रहा था, पिछली बार सरदर्दी थी तो इसमें मैंने नेट किया ही नहीं है। समझ रहे हैं, नेट का चक्कर ही नहीं, इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, ये खाली सूट में यूज़ किया जाएगा। जब केवल सूट होगा तो मेरे हिसाब से तो अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट वाला जो चैप्टर है वो है ही नहीं इसमें। झंझट ही कर, ठीक है। मैं अब इसको एक बार, आज पहली बार इसको करके एक बार अपलोड करूँगा, मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ नहीं, कुछ चेंज हो रहा है या फ्रीक्वेंसी में या फिर वॉइस में। बट अभी मैंने चेक किया था तो मुझे ठीक लग रहा था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहला हो गया, ठीक हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप लोगों के अब शेड्यूल थोड़े से चेंज हो रहे हैं यूट्यूब के अकॉर्डिंग। तो नोट कर लीजिए अपना शेड्यूल टाइमिंग को लेकर के। मैं मॉर्निंग वालों को मॉर्निंग में बताता, बट आप लोग इवनिंग में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। आपकी क्लासेस ट्यूसडे और थर्सडे जो हो रही हैं वो अब रिप्लेस हो गई हैं MWF शाम को। क्लियर हो गया? 3 दिन क्लास, जिसमें 2 दिन क्लास होगी, एक दिन आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट है आपका मंडे मंडे। क्लियर हो गया सिस्टम? तो वेंसडे फ्राइडे 2 दिन अब आपकी क्लास होगी इवनिंग में। मंडे टेस्ट है तो आपको 3 दिन आना है, और सैटरडे संडे आप आ रहे हैं तो जो स्लॉट है, ठीक है। ऐसे ही मॉर्निंग का स्लॉट चेंज हुआ है तो मॉर्निंग का स्लॉट मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे। बाकी लोगों को भी बताऊंगा, तो फालतू मेहनत क्यों करवाओ मेरे से ज़बरदस्ती। तो मॉर्निंग के स्लॉट में, ठीक है। तो टेस्ट अब आपका नेक्स्ट वीक से, मतलब परसों से, कमिंग वीक से आपका टेस्ट शुरू है, ठीक है। कौन से टॉपिक होंगे? तो टॉपिक होंगे आपके, ऑब्वियस बात है, जो अभी चल रहे हैं टॉपिक, या तो वो टॉपिक होंगे स्टार्ट, और या फिर उसके आगे के टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉप हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होंगे। ठीक हो गई बात? तो टॉपिक का भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। मैं एक बार टॉपिक चेक कर लूँ कि कौन कौन से हो रखे हैं, जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था मॉर्निंग वाले में, ऐसे आपसे डिस्कस होंगे, ठीक है। मॉर्निंग का भी स्लॉट है, वैसे ऐसा है नहीं, मॉर्निंग वालों को बता दो आप, दो चार दो आते हैं कुछ लोग, वो मंडे टू थर्सडे लगातार है आपकी क्लास मॉर्निंग में। क्लियर हो गया? तो कौन से में लगातार हो गई आपकी क्लास? जिस दिन आपको मॉर्निंग, उस दिन इवनिंग में नहीं आ पाएंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि वेडनेसडे के दिन टेस्ट है आपका। तो वो ऑलरेडी अनाउंस है, वेडनेसडे के टेस्ट मॉर्निंग में अनाउंस है। नहीं, वेडनेसडे करिए, रिप्लेस करिए, वही मैं सब कर रहा हूँ, सब चेंजमेंट करके बहुत सोचा हूँ। वेंसडे, वेंसडे शेड्यूल था, वेंसडे का तो शेड्यूल था। थर्सडे है, 13 तारीख है। अच्छा, वो वेडनेसडे, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हिसाब किताब बैठा के शेड्यूल चेक किया हूँ, क्योंकि बाकी ऑनलाइन ऑनलाइन सब देख करके सब सेट किया हूँ मैं। ठीक हो गया? तो शेड्यूल क्लियर हो गया। तो वेंसडे आपका टेस्ट, बाकी मंडे ट्यूसडे और थर्सडे आपकी क्लास। क्लियर हो गया? ये कौन बोला? ठीक है। और फ्राइडे आपका ऑफ होगा। हाँ बताइए। तो आप 2 बार किस दिन आएंगी? आपने नोट किया है उस दिन? जो देखिए, इसीलिए बड़े कमाल है, इसीलिए बनाया गया, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। चेक करिए, कोई एक दिन ऐसा हो रहा है कि आपको सुबह शाम दोनों दिन आना है। ऐसा किसी भी दिन नहीं बैठ रहा है आपका, चेक कर लीजिएगा। नहीं है ना? जिस दिन टेस्ट आपको देना होगा उस दिन टेस्ट वाला, आप लोग कब 2 दिन आ सकते हैं? जिस दिन मंडे का टेस्ट होगा। तो अगर आप इतने शरीफ हैं कि नहीं सर मंडे वाला भी टेस्ट मेरे को देना है, तो आप वेडनेसडे के दिन दोपहर में आ जाइएगा। बात खत्म हो गई। समझ गए? तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि आपको 2 बार बुलाऊंगा मैं। समझ गए? क्लियर हो गया सबका शेड्यूल? हाँ, तो ये नया शेड्यूल है, इसको मैं वैसे भी ग्रुप में भी भेज दूंगा, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने भेज दिया। क्लियर हो गया? कन्फ्यूजन हो अभी पूछ लो मेरे से, परसों से, मंडे से। आज तो आपका क्या थर्सडे है, कल अपने टाइम आना है, कल अपने टाइम मॉर्निंग की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। मंडे से आपके स्टार्ट है, ये आपसे लेके जून तक का ये पूरा स्लॉट है आपका, ठीक है। इस मंडे टेस्ट है, हाँ जी। बट इस मंडे का टेस्ट होगा इकोलॉजी का, जो आपका चल रहा है टॉपिक, इसका होगा रिटर्न, क्योंकि इसका एमसीक्यू वाला टॉपिक अभी ऐसे जितना हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस मंडे रिटर्न का टेस्ट होगा आपका। क्लियर? टाइम आपके हिसाब से सेम टाइम, कोशिश की। हाँ एक और, हाँ तीसरा अनाउंसमेंट एक और, ये देवी जी का शेड्यूल चेंज हो गया है, मैंने बताया था इनका स्कूल का।
तो स्कूल का शेड्यूल चेंज हो गया है, तो मैंने बताया था जैसे ही चेंज होगा अपडेट हो जाएगा। तो स्कूल का शेड्यूल चेंज, तो ऑब्वियस है आपकी क्लास का शेड्यूल चेंज अप टू 4। डन, ये डिस्कस हुआ था आपसे। तो अब आपकी क्लास 4:30 की जगह 4 बजे से है। तीनों अनाउंसमेंट समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो अभी। पहला अनाउंसमेंट था शाम का स्लॉट चेंज, शाम का शेड्यूल चेंज बेसिकली। फिर दूसरा मॉर्निंग का शेड्यूल चेंज, और तीसरा टाइमिंग चेंज हो गई है, और चौथा लैपटॉप हो गई है, बताई थी मैंने आपको। तो ये चारों में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मेरे से, कि फिर मेरे से मत पूछना कि सर कल आना है नहीं आना है। हाँ बोलो भैया। पहले दो मेरे सबसे पहला था कि लैपटॉप चेंज हो गया है, ये मैंने बोला था। दूसरा स्लॉट था कि जो टाइमिंग है आपकी, अब जो इवनिंग का बैच है वो MWF हो गया है, ठीक है। मंडे के दिन टेस्ट और WRF दिन आपकी क्लास होगी। टाइमिंग आपकी होगी 4 बजे से। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा इश्यू है नहीं। हाँ बोलो। वही टेस्ट वेंसडे को मॉर्निंग में। वो मैंने बोला ना, वो मैं एक्चुअली चेक करूंगा अभी। मैंने वो देखा नहीं है कि आपका टॉपिक क्या क्या हो रखे हैं। वो टॉपिक ना वो मैं देख लूंगा। वो एक्चुअली बाकी लोगों का मुझे देखना पड़ेगा ना, सामने वाले में कितनों को क्या क्या हो रखा है, उस हिसाब से मैं चेक करूंगा। कोशिश ये होगी कि मंडे से मे बी आपका नेक्स्ट वीक के बाद ही खत्म हो जाएगी, तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके MCQ स्टार्ट हो जाएंगे, तो सबके साथ में चलेगा फिर। बस समझ रहे हो? वरना किसी का कुछ हो रखा, किसी का कुछ हो रखा है ना वो। तो आप मॉर्निंग वाला MCQ लेके चलिए, शाम वाले में जैसे नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? वो मेरे हिसाब से ज़्यादा नेक्स्ट टेस्ट आपका रिटर्न है इवनिंग वाला। क्लियर हो गया? उसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका MCQ स्टार्ट है। समझ गए? वेंसडे जो शेड्यूल आपका है, जो टॉपिक आपको दे रखा है, जो शेड्यूल दे रखा है, सेम चलेगा आपका। और पूछ लो कुछ भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो टाइमिंग आपकी 4 बजे से है, ये समझ में आ गया सबको। और अब आप शाम से आएंगे वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया तुमको भाई? 2 दिन आने वाला, समझ गए? क्लियर? तो आपको बस एक दिन फंस रहा था, मंडे वाला। तो वैसे भी टेस्ट मैंने बताया, इतने शरीफ आप हैं टेस्ट देने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो उसके लिए वेंस जैसे आज आप आए थे, ऐसे वेंसडे के दिन जल्दी आ जाना। समझ ली कोई ऐसा? चलो स्टार्ट करें। चलिए हेडिंग डालिए। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस। इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस, बोलो बोलो। मुझे को पूछना फिर बचा रहेगी अभी। 8 मिनट तो मैंने समझा दी ये चीजें, अभी भी नहीं समझ में आया? बड़ी समस्या है, क्या बताऊं मैं यार। समझ रहा हूं, मैं लिख भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप में चला जाएगा। कलर अलर करके मैं भेजूंगा आपको, आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा ये है शेड्यूल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंसेज में। चलिए स्टार्ट करिए। देखो बेसिकली क्या होता है, दुनिया भर में इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ये 2 तरीके की हो सकती हैं। एक होती हैं, लिख लीजिए, स्टार्ट करिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेज। 2 तरीके की कॉन्फ्रेंसेज इन्वायरमेंट की होती हैं। पहली होती हैं बाइलैटरल। फर्स्ट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं बाइलैटरल। बाइलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, जिसमें 2 देश शामिल होते हैं, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जनरली एक देश का जो हेड ऑफ द नेशन होते हैं या कोई मिनिस्टर दूसरे देश के विजिट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इधर ये वाइस वर्सा होगा, हमारे वाले वहां जाए, वहां वाले यहां आए, ठीक है। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऑब्वियस हर 2 देश के बीच के पढ़ने बैठोगे फिर तो खत्म है कहानी। तो या तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया से रिलेशन, भाई कहीं इंडिया जाता है। बट जनरल चांसेस में इकोलॉजी के मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन से बनते हैं? दूसरे वाले लिखिए मल्टीलैटरल, बहुपक्षीय। ठीक हो गया? तो बहुपक्षीय को आप स्लैश करके चाहें तो लिख सकते हैं ग्लोबल, स्लैश करके इसी को बोल सकते हैं इंटरनेशनल। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो हमें मेन फोकस करना है वो इस वाले पे फोकस करना है। ग्लोबली जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं। मैं हिस्ट्री के हिसाब से स्टार्ट करता हूं। दैट इज, देखो इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस के अगर इतिहास की बात की जाए तो बहुत पुराना नहीं है कि बहुत पीछे से 150-200 साल से या 100 साल पीछे से भी हो रहा था। सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंसेस कायदे में इन्वायरमेंट का जो कंसर्न पूरी दुनिया में पहली बार स्टार्ट हुआ है वो 1972 में हुआ है, ठीक। तो 1972 से पहले का इन्वायरमेंट का कोई कंसर्न नहीं था, ठीक। तो ज्यादा इतिहास आपको नहीं पढ़ना, 72 के आगे की कहानी पढ़नी है, ठीक है। चलो लिखो इस चीज को।
फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज डन इन 1972. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज डन इन 1972. जानवी, जानवी, ये मशीन बंद करो. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज डन इन 1972. डैश करके जगह का नाम है स्टॉकहोम. स्टॉकहोम कहां पर है? स्टॉकहोम सुना आप लोगों ने? कहां पर है स्टॉकहोम? कहां पर है भाई साहब? नीदरलैंड में स्टॉकहोम है. नॉर्वे में स्टॉकहोम है. गजब. पढ़ा है? पढ़ा है बोले आपने? पढ़ा है फिर तो बहुत अच्छी बात. हाँ, स्टॉकहोम सिंड्रोम. अच्छा, स्टॉकहोम सिंड्रोम पढ़ रखा. शिमला मिर्च का जैसे शिमला से लेना देना है, उसी हिसाब से स्टॉकहोम सिंड्रोम का स्टॉकहोम से. सही बात है. डेनमार्क. ठीक है. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ध्यान रखिए, कभी भी पूछे पूरी दुनिया में, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दैट वाज डन इन स्टॉकहोम इन 1972. डन. ठीक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट उसके आगे की फिर आपको कॉन्फ्रेंसेस कवर करनी होती है. उसमें पहली कॉन्फ्रेंसेस आई है टोरंटो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस टोरंटो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 1988. टोरंटो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 1988. 1988. टोरंटो कहां है? कनाडा. कैपिटल है कनाडा की? नो. तो क्या कैपिटल है? वैंकूवर. शाबाश. ओटावा. ये बहुत कंफ्यूज होना, जैसे हमारे अहमदाबाद है गुजरात की, देखो वहां भी कर रहे हैं. हाँ, तो बहुत फेमस सिटी, कोई जरूरी नहीं वहां की कैपिटल हो, ध्यान रखिए. तो इसी तरीके से गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सेम अहमदाबाद जो कनाडा है उसकी कैपिटल है ओटावा. टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं कनाडा की. ठीक है. तो टोरंटो में पहली मीटिंग हुई है, लिखिए 88 में टोरंटो में. इसका टारगेट लिखिए. ध्यान रखना, किसी भी कॉन्फ्रेंस का जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसका जो टारगेट होता है जनरली, या तो एक इससे रिलेटेड होगी ग्लोबल वार्मिंग से. ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली CO2 की बात कर रहा है. तो जनरली जो कॉन्फ्रेंसेस होंगी उसमें जो CO2 का स्टैंडर्ड है अभी, उस स्टैंडर्ड को उस समय कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो उससे थोड़ा सा नीचे लाना है. समझ गए? जैसे अभी ग्लोबल का टेम्परेचर, दुनिया का अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री है, और 1990 में ये टेम्परेचर था 23 फॉर एग्जांपल. तो अभी 60 डिग्री बढ़ चुका होगा. कुछ को समझ में आया? 1990 में था 23 और 2025 में कितना है? 30. तो ये 7 डिग्री इंक्रीज कर गया है. ये क्यों इंक्रीज किया होगा भाई? लॉजिक बात है, उसके पीछे के रीजन होंगे सर. डेवलपमेंट काम हुए, इंडस्ट्री बनी, तभी तो हुआ. तो कायदे में आपने दुनिया का नुकसान किया एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर नुकसान किया तो इसको कवर अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है. तो कवर अप हम कैसे करेंगे? उसका नाम होता है ग्रीन टेक्नोलॉजी. अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी दुनिया भर के जितने भी कंट्री हैं वो इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो लॉजिकली अपने आप CO2 का जो एमिशन है वो कम होने लगेगा. बट इसमें टाइम लगेगा. समझ रहे हो? तो जो टाइम लगेगा उसको टारगेट ईयर बोलते हैं, कि आने वाले इतने साल के अंदर हो जाएगा. समझ गए? तो मान लीजिए अभी 25 की कोई कॉन्फ्रेंस है, तो 2025 की कॉन्फ्रेंस को मान लीजिए मैंने 2030 का टारगेट दिया, तो 2030 तक 1990 के लेवल पे लेके आना. ये ईयर समझ रहे हो कि नहीं? बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को इस चीज को लेकर के. 2025 में हम खड़े हैं, कॉन्फ्रेंस हुई, 2030 तक 1995 के स्टैंडर्ड पे लेके आना. क्लियर हो गया? तो लॉजिक बात ये होता है कि 2025 में कितना 30 है, हो सकता है ये 30 वाला टेम्परेचर 2030 तक बढ़ के 32 हो जाए. हमको 32 नहीं करना है, इसको 23 करना है. अब आया समझ में? 32 कब होता? जब हम नॉर्मल मोड पे चल रहे होते, लेकिन हमें 23 करना है, तो ऑब्वियस बात है क्या लेके आएंगे? ग्रीन टेक्नोलॉजी. अब आ रहा समझ में? तो जितने भी जनरल आप जितनी कॉन्फ्रेंसेस पढ़ोगे, उन कॉन्फ्रेंसेस में यही आपका क्या होगा? टारगेट ईयर. क्लियर हो गया? ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना. लिखो, इसका है 2005 टिल 2005, 2005 तक, 2005 रिडक्शन इन द CO2, रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ CO2. CO2 के एमिशन में रिडक्शन होगा CO2 डैश 20%. कुछ को समझ में आ गया? मतलब 1988 की कॉन्फ्रेंस है, 2005 तक 88 का जितना कार्बन एमिशन है उसको 20% कम कर देना है. कब? 2005 तक. अब आ रहा कुछ को समझ में? ये कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना तुरंत भाई इसको, कि बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को. ठीक है,
लिखो बट, मैंने उस दिन भी बात आपको समझाई थी, बट डेवलप कंट्री डिड नॉट टेक इट सीरियसली, बट डेवलप कंट्री डिड नॉट टेक इट सीरियसली। डेवलप कंट्री ने क्या नहीं लिया, मजाक है क्या फालतू बातें, ऐसा कहां होगा, ठीक है। सबसे अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, अगर आपसे कभी पूछे कि एक चीज बताइए भाव कि जो डेवलप कंट्री हैं वो इसको सीरियसली, आखिर अभी तक मैंने उस दिन भी बता रहा था, अमेरिका अमेरिका वाली बात याद है, कुछ बता रहा था इस चीज को लेकर के, अमेरिका कह रहा है इंडिया चाइना को। अच्छा बताओ डेवलप कंट्री क्यों नहीं चाहते हैं ऐसा हो, उसका पीछे एक तो रीजन मैंने आपको बता ही दिया था, कोई चल रहा कंपटीशन इंडिया चाइना वाला, याद है कुछ, हम भी बढ़ेंगे वो भी बढ़ेंगे चीज लेकर के। जो सबसे बड़ा रीजन है, प्रेजेंट टाइम में जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो दुनिया भर में अराउंड 50% ऑफ ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। अब समस्या क्या है, जो जितना भी धुआं हो रहा है वो हो किससे रहा है, पेट्रोलियम जलने से। अब हिसाब अब आया, समझ बैठ गया। तो अगर कोई चीज बंदा बेच रहा है और उसी से धुआं हो रहा है और आप बोलो उसको रोको, तो सीधी बात, हम रोकने का मतलब हम इससे नहीं खरीदेंगे ना, और नहीं खरीदेंगे तो काम गड़बड़ाएगा कि नहीं। अभी आप गूगल करके एक बार चेक करना कि दुनिया भर में जो एक्सपोर्टर कंट्री हैं पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, उस क्रूड ऑयल के उसमें टॉप 10 में आपको कम से कम 6 से 7 कंट्री मिलेंगे जो डेवलप हैं। अब हिसाब ये बेटा, 6 से 7 कंट्री जो डेवलप है वो उसी चीज को बेच रहे जिससे धुआं हो रहा, और आप बात कर रहे हो कि धुआं कम करो, तो लॉजिक है सीधे सीधे इकोनॉमी गड़बड़ हो रही कि नहीं हो रही है, तो कैसे वो मान जाए। अब चूंकि बात ये है तो वो इसको डायरेक्टली तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, भाई ऐसे कैसे यार तुम्हारी बात करी। तो सीधी बात, इसके लिए जो दूसरा तरीका उन्होंने अपना, कौन सा, इंडिया चाइना वाला, याद है जो कॉन्सेप्ट समझाया था, बात को समझ में। आप डायरेक्टली किसी को मना नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा बहाना बनाते हो, भाई कहीं किसी फंक्शन में जाना है और आपका मन नहीं है, लेकिन आप ये बोलो मेरा मन नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, तो आप कुछ बहाना बनाते हैं, सिंपल, पेट में दर्द हो रहा, जैसे अकेडमी के लिए बहाना बनाते हो, कहीं जाना होता है तो क्या बोलते हो, मैसेज करते हो, सर आई कांट कम ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम, बड़ा बड़ा अच्छे मैसेज आते हैं मेरे पास, पेट दर्द है, बुखार है, समथिंग करके। तो हो सकता है हो सकता है ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। बहाने बनाए आप लोगों ने गैप करने के, कभी नहीं बनाए पूरी लाइफ में, बहाने नहीं बनाए कहीं जाने के, वेरी गुड। तो जहां बुलाया गया वहां गए, आप सीधे मना कर दिया, अरे वाह, देखो बुलंद लोग भी आपके साथ हैं भाई ऐसा। बट ऐसे में समस्या कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सीधे मना हो नहीं पाता है, ठीक है। जॉब में तो और नहीं हो पाएगा, जिस जॉब प्रोफाइल में, वहां तो बात इनसे पूछो, टीचर है इनसे पता होगा हाल, कितने बुरे हाल हैं टीचरों के इस समय, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेवलप कंट्री उन्होंने मना कर दिया इस चीज को, तो एक तरीके से याद रखिएगा ये जो आपकी समिट थी वो फेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट लिखो फेल, हर एक उसका मैं आपको आउटपुट जरूर लिखाऊंगा, आउटपुट लिख लो इसका फेल, हो गया। चलो अब आओ, सेकंड समिट है अर्थ समिट, सेकंड समिट है अर्थ समिट, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है अर्थ समिट। आप कह सकते हैं पहली ग्लोबल समिट है दुनिया भर में, जिसको लेकर के पूरी दुनिया भर में क्या हुआ था, कुछ इश्यू हुए थे, या दुनिया भर के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इस चीज को माना था कि नहीं यार इस तरीके की चीजें ठीक हैं। देखो कभी भी आप जैसे ही अर्थ समिट डालोगे, वैसे आपके सामने सबसे पहली चीज आएगी ईयर, और जगह का नाम आएगा रियो डी जेनेरो, यहां पे लिखा है रियो, आपको मैं दिखा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अगर पहली बार कुछ हुई है, मे बी यही है और कोई और होगी, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो, ठीक है, दैट इज ऑन 3 to 14 जून 1992। तो आपके काम की दो चीजें, पहली चीज है 92 और दूसरा है रियो, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो में 1992 में क्या हुई थी, आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, ये दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिए। 1992 रियो डी जेनेरो इज सिचुएटेड इन ब्राजील, सुना है आप लोगों ने, ब्राजील इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, सुना है आपसे, ठीक है, नहीं पता हो तो ठीक है लिखते चलिए। साउथ अमेरिका की कैपिटल है रियो, उसकी ब्राजील की, हाँ ध्यान रखना, ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है, तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, ठीक है। रियो डी जेनेरो मैंने क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, आप कह सकते हैं रियो में, हो गया। चलो तो इसको अर्थ समिट बोलते हैं, तो अर्थ समिट का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड कुछ होगा तभी तो बोलते होंगे अर्थ समिट, ध्यान से लिख लो, देखो इट वॉज नोन एज अर्थ समिट और फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग समझते हैं, बहुत कॉमन चीज होती है इकोलॉजी के लिए, वैसे तो कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल का है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर फील्ड में होना चाहिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका भी होना चाहिए, खुद की जो आप ग्रोथ करते हैं उस ग्रोथ में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ विकास। इस तरीके की ग्रोथ करिए जिससे आप टिके रहिए। कुछ को समझ में आ रहा होगा। जैसे आप किसी भी फील्ड में आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसे को इस तरीके से कमाइए कि पैसा हमेशा आपके पास रहे। इसका मतलब बचा के चलिए। जैसे आपके पास आज 1 लाख रुपए आपने उड़ा दिए, फिर कल आप सोच रहे कहीं से आ जाए, ये गड़बड़ कहानी होती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। 1 लाख रुपए आए, उस 1 लाख में देखो सिंपल रूल एक बहुत फेमस होता है, वैसे तो स्टॉक मार्केट के लिए बोला जाता है, बट सिंपली आपके लिए होता है 20-20-20 का एक रूल चलता है, 20-20 का। आपको 20% हमेशा टोटल इनकम का सेव करिए, रूल है 20% सेव करके चलिए, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। और पैसा एक बहुत फेमस है, बड़े भाई की तरह होता है। जब जरूरत पड़ती है तो जो कहते हैं ना, जब नीड पड़ती है तो फिर पैसा ही काम आता है। ठीक है, तो खैर, तो सस्टेनेबल आपका होगा। इसी तरीके से आपकी बॉडी भी है, शरीर आपका। भाई शरीर में अगर आप लगातार किसी भी पोषण को लेना है, न्यूट्रिशन को आप ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा खाइए, आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। एकदम से आपका माहौल बना, लाइक कुछ भी आप खाना खा रहे, खाना आपको अच्छा लग गया, आपने पूरा निपटा दिया, कायदे में पूरी फैमिली के लिए बना था, आप जल्दी आ गए उस दिन घर पे, आपको सही लगा, आपने कहा और ले आओ, निपट गया। शाम को पिताजी के बचे बचे ही नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह पता चल जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, लिखिए ध्यान से, ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये एक बहुत सिंपल स्लोगन है, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या बोलते हैं, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। यहां पे ऑप्टिमल यूज का मतलब क्या होता है? यहां पे मतलब होता है आपको जितना यूज करना, यूज ध्यान रखिए, यूटिलाइजेशन वर्ड है, वेस्ट नहीं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, शादियों में खाना यूज नहीं होता है, वेस्ट होता है, देखा सब लोगों ने। तो वो आपको भाई प्लेट में जनरली आपने भी ऐसा लिया होगा, कब? जब आप पे नहीं कर रहे हैं। जब आप पे करते हैं तो वो सिलेक्टिवली खाना मंगाते हैं होटल में, ये भैया 2 रोटी, ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब वहां पे जाते शादी ब्याह में तो देखा है सब लोगों की, आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं, मेरी क्लास में सब महान आत्माएं ही आती हैं, हमने नहीं किया सर, बट जनरली आपने ऐसा देखा होगा ना लोगों को, कि वो प्लेट में भर लेते हैं और भरने के बाद फिर उनको जमा नहीं, जमा भी नहीं, कई बार वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी ले लेते हैं प्लेट में, देखा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर वो छोड़ दो, देखा मैंने इतना शादियों में, तो क्या खाना सड़ता, फिर स्मेल करता है, पूरा अलग ही माहौल बनता है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके ऑप्टिमल यूज का मतलब है जो भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट के हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का यूज करिए। फॉरेस्ट का यूज कैसे करें सर? पेड़ काट डालें सारे, हमें पेड़ चाहिए कितने भाई? दुनिया भर में, मैंने उस दिन आपको बताया था 33% ऑफ लैंड जिसमें फॉरेस्ट है, 33% जमीन पे अगर ये फॉरेस्ट है, कितना फॉरेस्ट समझ लो कितना होता है? 33%, उतने पे जमीन पे क्या है? 1 है। आपको जितने फॉरेस्ट यूज करने उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है फॉरेस्ट का यूज करने का मतलब होता है फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट गिरे हैं आप उनको यूज करो, समझ गए? फॉरेस्ट से लकड़ियां भी गिरती हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ गिरते हैं, तो सब कुछ आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे वुड चाहिए फॉर द फ्यूल, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो सूख चुके हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं फ्यूल के लिए। ऊपर वाले का बहुत क्लियर सिस्टम। एक फॉरेस्ट हमेशा तो नहीं जिंदा रहता है, कभी ना कभी तो सूखता है पेड़, तो जब सूखेगा उसकी लकड़ी को जला लो। लेकिन आप अगर कच्चे पौधों को काट रहे हैं तो ये यूज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हो। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक मिनरल है, उसका नाम होता है सोना, सुना है? गोल्ड। वो गोल्ड हमारे क्या हो चुका है? खत्म। आपने, हमारा गोल्ड कहाँ मिलता था? बहुत फेमस जगह है, अरे रॉकी भाई, केजीएफ, याद आ गया? तो केजीएफ में एक जमाने में सोना मिलता था, अभी वहां से खत्म, अभी हट्टी वगैरह में मिलता है जो कि आंध्रा वगैरह में है। बट जो मेन हमारा था वहां पे इस लेवल का निकाला गया वहां से गोल्ड की प्रेजेंट सिनेरियो में, जो साउथ इंडिया में है वो गोल्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके पीछे का रीजन होता होगा, इसका मतलब है सर वहां पे गोल्ड क्या वास्तव में खत्म है? तो आंसर है रियलिटी में खत्म हो चुका है गोल्ड। अब हमारे यहाँ का करीब 90% जो गोल्ड है वो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत गोल्ड मंगाने, क्यों गोल्ड 80,000 90,000 देख रहे पहुंच रहा है उसके, आप ये सऊदी में क्यों नहीं है? मुस्लिम कंट्री देखा, सऊदी वगैरह में देखा, बहुत कॉमन सस्ता गोल्ड, क्यों? लॉजिक बात, अगर हमारे यहाँ कोई चीज मिलेगी तो सस्ती होगी, और कोई चीज बाहर से मंगाओगे तो उसमें 50 तरह के टैक्स होंगे कि नहीं होंगे? और ऊपर से ऐसी चीज मंगाओगे जो थोड़ी सी प्रीसियस है, महंगी चीज है, तो उसमें और टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी। 28% गोल्ड लेती है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी। अब 28% के बाद भी फिर इंडिया में हाईएस्ट इंपोर्टर है इस समय भाई, दूसरे तीसरे नंबर। अगर आप पिछले 50 साल का भी इतिहास आप उठा लोगे तो इंडिया जो है वो या तो दूसरे या पहले पे ही है इंपोर्ट करने में गोल्ड को। तो गोल्ड से प्रेम नहीं खत्म हो रहा हमारा, उसके चक्कर में सरकार को इतना ज्यादा फॉरेन की करेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड का जो इंपोर्ट करेगा बाहर से उसको पेमेंट तो डॉलर में ही होगा, और डॉलर का रूल होता है कि हम अपने यहाँ छाप नहीं सकते। तुमको क्या लगता है डॉलर छाप सकते?
जो जिस देश की करेंसी वही छपेगी वहां पे। तो हमारे पास डॉलर इस समय कितना है अप्रोक्सीमेट, इंडिया में कितना डॉलर है लगभग मोटा मोटी, कोई बात नहीं, इकोनॉमी की चीज होती है, मैं समझा देता हूं। उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व। ये हर एक देश के पास होता है, हमारे पास भी है फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक है। फॉरेन सेक्शन रिजर्व दिख रहा है, तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज दिए हुए हैं। भारत देखो सबसे ज्यादा विदेशी भंडार, आपने वर्ड सुना, ये विदेशी भंडार को बोलते हैं दुनिया भर में, कहां कहां है, तो इस पर क्लिक करते हैं। देखिए सब कहीं आया, चीन के पास अब तक का सबसे बड़ा होगा जिसमें इतना ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार है। चाइना में डॉलर का भंडार है, सिस्टम समझ रहे हो। तो चाइना, क्योंकि मैंने बताया कोई भी देश किसी भी देश की करेंसी को नहीं छाप सकता, चाइना ने फेक करेंसी छाप दी। सिंपल है, चाइना में भी डॉलर कहीं से तो आता होगा ट्रेड करके, तो जो डॉलर में ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड अपने पास बचा के रखते हैं, समझ रहे हैं। ठीक, अब हिसाब समझिए ये। अच्छा लॉजिक बताइए कहां से पैसा आता होगा, ऐसे गेस करो। इंडिया में डॉलर आता है कहां से, ट्रेड रिसिप्ट, चलो ठीक है ट्रेड रिसिप्ट का हो गया। एक मैंने आपको एक वर्ड इकोनॉमी में पढ़ोगे उसको बोलते हैं रेमिटेंस, बहुत फेमस वर्ड है। रेमिटेंस का मतलब होता है यूएसए में रहने वाले जो लोग हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं। अब यूएसए में जो रहने वाले वो पैसा भेजेंगे तुमको, तो लॉजिक है रुपया में, वो कमा तो डॉलर में रहना, तो तुमको पैसा तो डॉलर में भेजेंगे। इंडिया में जब वो डॉलर में भेजते हैं तो वो पैसा आरबीआई में आता है, आरबीआई उतनी वैल्यू का रुपया छाप करके आपको दे देता है, क्लियर। तो वो जो डॉलर में पेमेंट आई वो कहां गई, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास का जो फंड है वो ये है फॉरेन करेंसी रिजर्व। कुछ कुछ आ रहा समझ में, कितना है 3.59। चलो अब बात करते हैं इसी समय इंडिया का फॉरेन 3 पॉइंट देखना ट्रिलियन में था, भारत का देखिए कितना है 704 बिलियन। जब ये 1000 पहुंचेगा तो 1 ट्रिलियन होगा, समझ में आ रहा। 1000 पहुंचेगा तो 1000 के बाद 2000 फिर 3000, तो वो 3 ट्रिलियन दिखा रहा था चाइना वाला। तो ये सिस्टम, तो अभी हम कितने, इतना बिलियन हमारे पास, कितना 704 बिलियन डॉलर, इतना हमारे पास अभी रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है। ऐसा भी मैं सोचता हूं बहुत पैसा है ये, ठीक है। ये अगर मैं डेटा वाइज करूंगा तो बहुत तेजी से ग्रो किया है क्योंकि बहुत सारे रेमिटेंस आए, ठीक है। खैर कुछ एक देखो 2024 फॉर द वीक, ये वीकली छोड़ दीजिए, बट डेटा समझिए ये लगभग 500 550 के आसपास था पहली बार 2014 में, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है 704 तक पहुंचा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ है कि दुनिया भर में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो फेमस होगी। भाई आप किसी को पैसा अपना दे रहे हो, तुमको क्या है उसके ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं, नहीं तो 1 रुपया दोगे किसी को। मैंने बोला तुमको इन्वेस्ट करना है 2 जगह पे, एक जगह है पाकिस्तान, दूसरी जगह अमेरिका, आप बिना सोचे समझ में कहां इन्वेस्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास पता है कि आपका पैसा सेफ है कि नहीं। तो लॉजिक बहुत है, अगर विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति है वो अगर अपने देश में पैसा भेज रहा है तो को सोच के ना, अब सोच के देखिए अगर उसका ट्रस्ट इंडिया के गवर्नमेंट पे नहीं है, उसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, या फिर हमारे गवर्नमेंट अलायंस है, तो अलायंस गवर्नमेंट में डर है कभी भी गिर जाए, और अगर गिर गई तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो पता नहीं क्या रूल बनाए, तो हो सकता है मेरा पैसा सेफ ना हो। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि जो इस समय के जो भी हेड हैं कंट्री के, उनके ऊपर लोगों का भरोसा है तो बिना सोचे पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बात समझ रहे हो, मैंने उस दिन बताया था आपको पैसा डालना है आरबीआई में, उसमें एक्सिस में और एसबीआई में, तो आपको दिमाग में है कि मैं किस में डालूंगा, एसबीआई में, रीजन गवर्नमेंट का ट्रस्ट, समझ गए। तो ये होता है आपका पैसा। खैर ये बात कहां से आई थी, गोल्ड से आई थी। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व में और भी चीजें होती हैं, कर वो आगे जानेंगे, ठीक है। चलो अच्छा ये तो वो ठीक है, एक